Good morning everyone. So in this part of video we will discuss 25 question of your test. So the first question here is you have to choose the incorrect statement. The first statement is RNA polymerase enzyme show weak catalytic property compared to DNA polymerase. कि RNA polymerase जो है DNA polymerase के कंपैरिजन में वीक होता है. सो आई हैव टोल्ड यू बच्चा कि DNA polymerase एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम है. वंस इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग द DNA स्ट्रैंड तो वो कंप्लीट स्ट्रैंड को रेप्लिकेट कर ही उतरेगा. बट RNA polymerase के केस में मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर उसके पाथ में कोई हर्डल आ जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो RNA पॉलीमरेज जो है उसे हटाने की कोशिश नहीं करता. ऑल्दो वीक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो खुद को स्ट्रैंड से क्या कर लेता है, रिलीज कर लेता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक वीक एंजाइम है. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड. पहली चीज़ बच्चा, कभी भी टर्मिनेटर और प्रमोटर की आप पोजीशन टेम्पलेट और कोडिंग दोनों को लेकर कर सकते हैं, बट जनरली हम उनकी पोजीशन जो है कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर करते हैं. फिर इन्होंने यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड को लेकर दिया है. टेम्पलेट स्ट्रैंड आपका जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो आपका 3 to 5 डायरेक्शन में होता है. क्यों, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेम्पलेट पर आपका mRNA बनेगा और mRNA में पॉलीमरेज हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में वर्क करता है. तो अगर यहाँ पर mRNA 5 से 3 में बन रहा है तो इसका स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि 3 से 5 डायरेक्शन में होना चाहिए. तो टेम्पलेट जो है वो आपका 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन 5 प्राइम डायरेक्शन में आपका वर्क करेगा. और यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में प्रमोटर है जहाँ पर ये mRNA बनना शुरू हुआ और लास्ट में यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन है. सो यहाँ पर इन्होंने पूछा टर्मिनेटर का. सो टर्मिनेटर अगर हम देखें तो ये आपका इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर है ना. तो यानी हम कहेंगे टर्मिनेटर जो है वो कहाँ पर है, या तो अपस्ट्रीम लिखे या फिर हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड करें. तो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम पर आपका क्या है, टर्मिनेटर लोकेटेड है. तो ये स्टेटमेंट आपकी थोड़ी गलत है. अब इसे हम एक बार साइड पे रख देते हैं, बाकी स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर रीजन डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड. कि आपका यहाँ पर टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो कौन सा होगा, वो आपको प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन से पता चलती है. अगर आप इसको प्रमोटर लिख रहे हैं तो आपका यहाँ ऊपर वाले स्ट्रैंड पर जो है mRNA बनेगा. तो यहाँ पर ऊपर वाले पे बन रहा है तो ये आपका 3 to 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड हुआ, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड. अगर आप यहाँ पर इसे प्रमोटर लिख रहे हैं बच्चा, अगर आप यहाँ पर ये 3 to 5 प्राइम आपने यहाँ टेम्पलेट लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे टर्मिनेटर ले लिया, तो टर्मिनेटर में अब यहाँ पर आपका जो है फॉर्म नहीं होगा mRNA, क्योंकि mRNA तो 5-3 डायरेक्शन में होता है, ठीक है. लेकिन ये तो टर्मिनेटर सीक्वेंस है. तो बिल्कुल अगर आप टर्मिनेटर और प्रमोटर को स्विच कर दो, आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड आपने फिक्स किया हुआ है, आपका एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और उस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 to 5 डायरेक्शन में. यहाँ पर आपका ये प्रमोटर होना चाहिए था और यहाँ से इनिशिएशन होता, लेकिन आपने यहाँ पर इसे क्या कर दिया, टर्मिनेटर. तो यहाँ पर इनिशिएशन नहीं होगा. अब यहाँ पर इनिशिएशन कहाँ होगा, इस डायरेक्शन से होगा, है ना. इनिशिएशन आपका 3 to 5 डायरेक्शन में मूव करता है ना. तो यहाँ पर अगर आप प्रमोटर और टर्मिनेटर को चेंज करते हो तो ये आपका फिर स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं कहलाएगा, फिर ये आपका कोडिंग होगा, क्योंकि इस पर तो आपका वर्क नहीं करेगा पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज एंजाइम. तो बिल्कुल ये सही है कि आपका प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन को अगर आप स्विच करते हो तो यहाँ पर आपका कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड की डेफिनेशन बदल जाएगी. देन नेक्स्ट है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जो है पॉलीमराइजेशन करता है RNA का 1 डायरेक्शन में. तो बच्चा पॉलीमरेज आपका कोई भी हो, चाहे वो आपका DNA है चाहे RNA, हमेशा पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, यानी न्यू न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 प्राइम पर ही ऐड होते हैं. तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कैटलाइजेशन है, पॉलीमराइजेशन हमेशा 1 डायरेक्शन में होता है. सो ये 3 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपकी क्या है, दिस वन. ओके, नाउ यहाँ पर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ DNA स्ट्रैंड इज नॉट पॉसिबल.
आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रीज़न, अगर दोनों आपके पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 2 स्ट्रैंड मिलेंगे आरएनए के, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। और अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल है तो ये आपका रिएक्टिव कम होगा, और अगर ये रिएक्टिविटी शो ही नहीं कर रहा है तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए आपका यहाँ दोनों स्ट्रैंड जो है वो वर्क नहीं कर सकते। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। देन ये आपका अगर दोनों स्ट्रैंड आपके यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। देखते हैं, मे बी सही हो सकता है, बढ़ सकती होगी। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, अगर दोनों स्ट्रैंड, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, अगर पार्टिसिपेट करे एमआरएनए फॉर्म करने में तो एक सेगमेंट जो है एक से ज़्यादा प्रोटीन बना रहा है। सी, अगर आपका यहाँ पर ये एमआरएनए बना और ये एमआरएनए बना तो इन एमआरएनए के सीक्वेंस तो अलग है। मान लो ये आपका AUGC है, तो यहाँ पर इसका जो आरएनए होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि UACG होगा। तो बच्चे इसका कोडोन और इसका कोडोन अलग, कोडोन अलग तो अमाइनो एसिड अलग, अमाइनो एसिड अलग तो प्रोटीन की चेन अलग, यानी इन दोनों एमआरएनए से 2 अलग प्रोटीन चेन बनेगी। जबकि आपका ये जीन या डीएनए का सेगमेंट एक है, मीन्स यहाँ पर ये एक सेगमेंट है डीएनए का, ये एक सेगमेंट है आपका डीएनए का, और इस दोनों पर आपका एमआरएनए बन रहा है, तो हमारे पास 2 अलग अलग प्रोटीन की चेन बनेगी। जबकि यहाँ पर 2 साइंटिस्ट थे, बिडल एंड टॉटम। बिडल एंड टॉटम ने यहाँ पर एक हाइपोथेसिस दिया, दैट इज 1 जीन 1 एंजाइम, 1 जीन 1 एंजाइम। उनका मानना था कि आपका एक जीन आपका एक ही एंजाइम यानी एक ही प्रोटीन चेन के लिए कोड करेगा। एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं ना, तो अगर यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड आपके वर्क करे तो आपका एक डीएनए का सेगमेंट 2 अलग प्रोटीन बना रहा है, और यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कौन से सेगमेंट ने कौन सा प्रोटीन बनाया, हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों सेम आपका जो है डीएनए सेगमेंट से आपके 2 अलग प्रोटीन बनेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो तीनों ही पॉइंट सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। कि आपका डीएनए स्ट्रैंड क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तीनों रीजंस की वजह से आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नेम गिवन है एंड यू हैव टू मैच देयर वर्किंग, कि किन साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या काम किया है। तो यहाँ पर बात करते हैं, हरगोविंद खुराना जो थे, इन्होंने यहाँ पर एमआरएनए को सिंथेसाइज किया था यूजिंग होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पर हरगोविंद खुराना ने ये किया। जॉर्ज गेमो, आपको पता है जो पूरा आपका कोडोन का चार्ट है वो देने वाले जॉर्ज गेमो थे, और इन्होंने ही बताया कि एक कोड के अंदर, एक कोडोन के अंदर आपके कितने नाइट्रोजिनस बेसिस होने चाहिए, 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड से आपका बना हुआ होगा एक कोडोन। तो यहाँ पर आपका D with 4। देखो, आपको सारे ऑप्शन मैच करने की ज़रूरत नहीं होती, आप एस्टिमेट भी लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन 1 मार्क्स के लिए तो आपको सबको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर D जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ये D4 है और ये D4 है। अब यहाँ पर इसके साथ मैंने B को मैच किया, किसके के साथ, 3rd के साथ। तो यहाँ पर B जो है ये इसमें मैच हो रहा है 3rd के साथ, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। अब इसमें बाकी साइंटिस्ट का वर्क देख लेते हैं। यहाँ पर जो मार्शल निरेनबर्ग थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेल फ्री सिंथेसिस किया था प्रोटीन का, सेल फ्री सिस्टम में, यानी कि विदाउट सेल आप लैब कंडीशन में भी प्रोटीन को सिंथेटिकली बना सकते हैं, सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से सेवेरो ओकाओ ने जो है वो वर्क किया था एंजाइमेटिक सिंथेसिस पर, कि आपका यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं वो भी आपके डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, आरएनए बना सकते हैं, एंजाइम की हेल्प से आरएनए बनाना। तो यहाँ पर आपको इन सभी साइंटिस्ट का वर्क जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो हियर द राइट ऑप्शन इज योर सेकेंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th क्वेश्चन। ये मैंने आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाला और इसमें एक नई चीज़ आपकी डाली। सी, आपका यहाँ पर था कि आपको डीजनरेटिव नेचर वाले कोडोन्स को सेलेक्ट करना था। पहली चीज़ आपका डीजनरेटिव नेचर क्या है। डीजनरेटिव नेचर जहाँ पर कुछ अमाइनो एसिड जो है वो एक से ज़्यादा
एक से ज़्यादा कोडोन के लिए कोड कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर एक्सेप्शन देखनी है। एक्सेप्शन यानी कि एक अमाइनो एसिड, कोई अमाइनो एसिड जिसका आपका एक से ज़्यादा कोडोन ना हो, एक स्पेसिफिक कोडोन हो, यानी कि आपको देखना है कि यहाँ पर कोई आपका स्पेसिफिक कोडोन है और वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही बना रहा है, यानी कि इस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को आपका कोई और कोडोन नहीं फॉर्म कर सकता, इसके लिए आपका वन ही कोडोन है, यानी एक्सेप्शन ऑफ डीजेनरेटिव नेचर। डीजेनरेटिव क्या होता है? जहाँ एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन पॉसिबल हो। आपको यहाँ इसकी एक्सेप्शन देखनी है जहाँ पर एक अमाइनो एसिड के लिए सिर्फ एक लौता ही कोडोन है और उसके लिए कोई और कोडोन नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो आपने AUG पढ़ा है। AUG आपका कोड करता है मीथियोनिन के लिए। ये आपका जो है डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो ये मीथियोनिन अमाइनो एसिड बना रहा है, एक AUG को हम इनिशिएटर कोडोन भी कहते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हमेशा इसी कोडोन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो AUG आपका AUG यानी कि मीथियोनाइन हम बोल सकते हैं कि मीथियोनाइन जो है अमाइनो एसिड मीथियोनाइन, उसके लिए आपका मीथियोनिन के लिए एक ही कोडोन है। पूरे 61 कोडोन में से सिर्फ AUG ही मीथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, तो ये डीजनरेट नहीं हो सकता, ये एक्सेप्शन है डीजनरेटिव नेचर का। अब इसके साथ एक और यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो क्या है बच्चा? वो है यहाँ पर आपका कोडोन UGG। ये UGG आपका जो है, ये UGG आपका कोड करता है ट्रिप्टोफैन के लिए। अब ये याद रखना, ठीक है, ट्रिप्टोफैन के लिए। ये मैंने आपको जेनेटिक कोड में एक्सेप्शन पढ़ाई थी, उसमें है ये क्वेश्चन। और ट्रिप्टोफैन एक लौता अमाइनो एसिड है जिसका सिर्फ एक ही कोडोन है। तो आपके 2 कोडोन है पूरे 61 कोडोन में, जिनके लिए सिर्फ एक ही आपका कोडोन है। एक तो मीथियोनाइन, उसके लिए एक ही है AUG, और एक ट्रिप्टोफैन, इसके लिए भी एक ही है UGG। और ये ट्रिप्टोफैन भी आपका एक और, ये भी आपका इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है बैक्टीरियाज में। तो ये दोनों आपके कोडोन दोनों ही इनिशिएटर है और दोनों ही डीजनरेटिव कोडोन की एक्सेप्शन है कि ये दोनों आपके कोडोन जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनाते हैं और उस अमाइनो एसिड के लिए कोई और कोड नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये ध्यान रखने हैं दोनों कोडोन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ mRNA। इस mRNA में आपको बताना है कि टोटल अमाइनो एसिड कितने बने। तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, क्या आपको यहाँ पर इसे 3-3 के पेयर में जो है डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर आते हैं, पहला आपका बना AUG, फिर CUC, फिर CCC, फिर GCU, UUC, UAA, UGA। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है बच्चा, UAA और UGA ये दोनों आपके स्टॉप कोडोन है, यानी कि ये अमाइनो एसिड नहीं बनाएंगे। बचे कितने आपके 5। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो आना था वो क्या आना था, राइट ऑप्शन के इस पूरे सीक्वेंस से आपको सिर्फ 5 अमाइनो एसिड मिलेंगे, बिकॉज लास्ट के 2 अमाइनो एसिड आपके क्या हैं, वो आपके स्टॉप कोडोन है जो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। तो हियर द राइट ऑप्शन इज योर 5। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन एंड सिस्ट्रॉन आर समटाइम यूज्ड एज सिनोनिम्स बिकॉज। जीन और सिस्ट्रॉन को कई बार आप सिनोनिम की तरह यूज करते हैं, क्यों? तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, देखो सिस्ट्रॉन हमने कहा था डीएनए की वो यूनिट जहाँ पर आपका क्या शुरू हो गया, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा हो, वो सिस्ट्रॉन है। अब देखो जहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मान लो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो बच्चा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक प्रोटीन की चेन मिलेगी, एक प्रोटीन की चेन मिलेगी। तो यानी कि आप कहते हैं कि एक जीन एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, एक कैरेक्टर के लिए कोड करता है। तो मैं कह सकती हूँ कि जीन और सिस्ट्रॉन को मैं सिनोनिम्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक जीन में एक आपका सिस्ट्रॉन होगा, ठीक है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन क्या कहते हैं कि यहाँ पर
एक जीन में कोई भी सिस्ट्रॉन नहीं है, तो सिस्ट्रॉन नहीं यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहीं हो ही नहीं रहा है, क्योंकि डीएनए तो पूरा जीन ही है और जीन में अगर सिस्ट्रॉन नहीं तो कहीं पर भी प्रोटीन बन ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत। फिर एक सिस्ट्रॉन में बहुत सारे जीन्स हैं, एक ही सिस्ट्रॉन है। देखो हमने यहाँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक पढ़ा है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक दोनों में आपका यहाँ पर होता क्या है, बैक्टीरिया के अंदर आपका होता है कि बैक्टीरिया के अंदर आपके क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि एक ही प्रमोटर आपका यहाँ पर बहुत सारी चेन्स बना सकता है, ठीक है, लेकिन ये चेन्स आपका मिलकर प्रोटीन एक ही बनाएगी। जैसे मैंने आपको ट्रिप्टोफैन ओप्रोन पढ़ाया था, वहाँ पर छोटी छोटी 5 चेन बनती है और वो 5 चेन मिलकर आपका काम क्या करती है, वो बनाती ट्रिप्टोफैन ही है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है बच्चा, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा कि हम इससे कह रहे हैं क्योंकि एक जीन में एक आपका सिस्ट्रॉन होता है, इसलिए हम इसे सिनोनिम की तरह यूज़ कर लेते हैं। या तो आप सिस्ट्रॉन कह लो या आप जीन कह लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही आपका क्या करेंगे, mRNA के लिए कोड करेंगे और प्रोटीन फॉर्म करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना था एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पहली चीज़ तो हमने कल ही क्लियर किया था कि आपको अगर डीएनए के 2 स्ट्रैंड दिए हैं, लाइक आपको यहाँ पर क्वेश्चन में 2 स्ट्रैंड दिए हैं, 5 से 3 प्राइम और 3 से 5 प्राइम। अंडरस्टूड है कि ये आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए है। पहले तो आपको ये देखना है कि mRNA कौन बनाएगा, तो mRNA बनाता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या होता है, पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि आपका ये नीचे वाला, ठीक है, ये बनाएगा आपका mRNA। उल्टा नहीं चलाते, आप कभी भी रीड करते हैं ना स्ट्रैंड को, सामने से ही इस डायरेक्शन में ही करना है। ये नहीं कि हम तो भाई इसमें उल्टा चला देते हैं और यहाँ से देख लेते कोई सी वाली मिलेगी, तो आपको हमेशा रीड सामने से ही करना है। तो आपको 3 टू 5 प्राइम यानी कि इस पे आपको mRNA बनाना है, ठीक है। इस पे mRNA बनाना है तो आपका क्या कोडोन आएगा, ए की जगह आपका U, देन UACCC, इतना ही मैच कर लो, ठीक है। फिर आपका आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैच करना है UACCC, तो देखो ये आपका मैच हो रहा है UACCC। तो यहाँ पर अब इसके बाद आप टोटल चेक कर सकते हो, क्योंकि नन ऑफ दीज भी हो सकता है आगे कहीं चेंज हो जाए। तो आप इसके बाद इस ऑप्शन के बाद ये ऑप्शन तो आपका कट गया, ठीक है। और यहाँ पर है दोनों ही आपके ट्रांसक्रिप्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टेम्पलेट। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो गलत है कि टेम्पलेट तो एक ही होगा ना, तो दोनों कैसे एक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल डिपेंडिंग अपॉन टेम्पलेट दोनों में से एक आपका जो है वो ट्रांसक्रिप्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई और ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इन दोनों को आप चेक कर लीजिए आगे तक कि अगर आपका ये आगे तक करेक्ट है तो ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नन ऑफ दीज आएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो सेकेंड था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन और रीजन का आपका क्वेश्चन था बच्चा। असर्शन क्या था कि HNMRNA हम कह रहे हैं, यानी कि हेट्रोन्यूक्लियस mRNA जो अभी अभी न्यूक्लियस से आपका बना है, वो लार्ज होता है mRNA से, वो mRNA से लार्ज होता है, ठीक है। रीज़न इन्होंने बिल्कुल ये सही चीज़ है। देखो HNRNA के अंदर हम बात करते हैं इंट्रोन्स है, एक्सोन्स है, इंट्रोन्स है, एक्सोन्स है, जबकि mRNA HNMRNA से जब mRNA बनता है, प्रोसेस्ड mRNA, तो यहाँ सिर्फ एक्सोन होते हैं, यानी कि इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो HNRNA अगर हम कंपेयर करें तो HNMRNA जो था वो आपका HNMRNA लिखा है, RNA भी लिख सकते हैं, आपको M लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो HNRNA लार्ज होता है mRNA से, ये स्टेटमेंट तो असर्शन करेक्ट है। अब HNRNA हैज़ नो ट्रांसलेटिंग इन HNRNA, एक मिनट, अब यहाँ पर है HNRNA जो है उसमें नॉन ट्रांसलेटिंग इंट्रोन्स है। ये बात तो सही है कि यहाँ पर HN बड़ा क्यों है, क्योंकि वहाँ इंट्रोन्स होते हैं, एंड मोर एक्सोन्स देन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। ये स्टेटमेंट गलत हो गई बच्चा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि HN में एक्सोन ज़्यादा होते हैं और उसे mRNA बनाते हुए हम एक्सोन को कम कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। HN में जितने एक्सोन्स होंगे वही सारे एक्सोन्स आपके mRNA में जो है
कंबाइन होते हैं, सिर्फ इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग की जाती है, एक्सॉन के साथ छेड़छाड़ तो हुई नहीं कहीं। तो यहाँ पर आपका असर्शन तो राइट है, बट यहाँ पर रीज़न जो है वो रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि असर्शन ट्रू है, सो यहाँ थर्ड ऑप्शन असर्शन ट्रू है पर रीज़न इसका फॉल्स है, सो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है बतानी है। तो पहला है दो देयर इज़ नो एम्बिग्विटी दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, कि यहाँ पर कोई दोराहे नहीं है कि जो जीन्स होते हैं वो डीएनए में लोकेटेड है, पर ये आपका डिफ़िकल्ट है कि आप जीन और डीएनए सीक्वेंस को, जीन को आप डीएनए सीक्वेंस के टर्म्स में डिफाइन कर पाए। तो बिल्कुल ये हमने कल लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अज्यूम कर लीजिए कि आपका ये डीएनए है और इस डीएनए के अंदर आपके यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी होते हैं, प्रमोटर रीजन भी है, टर्मिनेटर रीजन भी है, जिनका रेगुलेटरी फंक्शन है। इसके अलावा देखो जीन तो हम उसे कहते हैं, हम जीन किसे कह रहे हैं, जीन जो आपका प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है उसे हम जीन कह रहे हैं, प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है। लेकिन ये प्रमोटर और आपके जो टर्मिनेटर है ये कोई प्रोटीन नहीं बना रहे, बट ये रेगुलेटरी जीन है, इनका होना ज़रूरी है। इसी तरह से आपका डीएनए जो है वो आपका न्यूक्लियस में टीआरएनए भी बनाता है, वो आपका आरआरएनए भी बनाता है। अब टीआरएनए और आरआरएनए ये दोनों ही आरएनए प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहे, यानी कि कोई करेक्टर नहीं शो हो रहा है। टीआरएनए बन रहा है तो आपकी आइज़ का कलर चेंज नहीं हो रहा है कि टीआरएनए कम बनेगा ज़्यादा बनेगा उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये भी तो आपके जीन से ही बने, ये आरएनए भी कहाँ से बने, जीन से ही बने, बट यहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो बच्चा जीन को हम बेसिकली कहते हैं, जीन आपका हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जो प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, यही तो कहते हैं जो इनहेरिट हो रहा है। और इनहेरिट हो रहा है यानी कि हमें दिख रहा है भाई करेक्टर, तभी तो हम कह रहे हैं जीन इनहेरिट हुआ है। जो चीज़ हमें दिखेगी ही नहीं तो हम कैसे कह देंगे वो इनहेरिट हुआ है। बट यहाँ पर सभी आपके जीन या सभी आपका डीएनए सीक्वेंस वो इनहेरिट होते हुए या प्रोटीन एक्सप्रेस होते हुए आपको नहीं दिखते। तो आप कभी भी जीन को डीएनए सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए में कई ऐसे सीक्वेंस है जो रेगुलेटरी है, कई ऐसे सीक्वेंस है जो आपके एमआरएनए बना रहे हैं पर वो एमआरएनए प्रोटीन फॉर्म नहीं कर रहे और एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो जीन को हम कहते हैं जो प्रोटीन बनाकर एक्सप्रेस हो, बट डीएनए सीक्वेंसेस को हम ऐसा नहीं कहते कि वो सारे हमेशा एक्सप्रेस होंगे। इसलिए दोनों टर्म सही है कि जीन आपका डीएनए पर लोकेटेड है, ठीक है, डीएनए पूरा जीन है, बट यहाँ पर हम उन्हें डिफाइन एक साथ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सही चीज़ है। फिर आपका टेलिंग के अंदर आप 200 to 300 एडेनिन जो है वो 3 प्राइम एड पर ऐड करते हैं, बिल्कुल सही है। आप टेलिंग में एडिनाइलेट रेसिड्यू यानी एडेनिन कितने 200 से 300 नंबर में कहाँ 3 प्राइम एंड पर ऐड कर रहे हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 प्राइम पे कैपिंग की जाती है। देन आपका नेक्स्ट है मोस्टली इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। बच्चा पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक याद रखना है, पी से प्रोकैरियोट में है, यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ गलत हुई, यहाँ पर प्रोकैरियोट आना चाहिए था और यहाँ पर यूकैरियोट आना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीग्विटी एंड स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। इसका मतलब क्या है कि जो इंट्रॉन्स का प्रेजेंस होना वो रेमिनिसेंट ऑफ एंटीग्विटी बताता है, यानी कि हमारे पूर्वजों की निशानी बताता है कि इंट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पूर्वज हैं, उनसे वो पूरा डीएनए हमारा जो है इनहेरिट हो रहा है, तो इंट्रॉन्स भी हो रहे हैं। और इंट्रॉन्स की जो स्प्लाइसिंग कर दी जाती है वो बताता है कि आपका जो जेनेटिक वर्ल्ड है वहाँ पर आरएनए वर्ल्ड जो है वो डोमिनेटिंग है। क्यों? आपका प्रोटीन सिंथेसिस, देखो आपका कोडोन तो डीएनए लेकर आया है, लेकिन डीएनए पर तो बहुत सारे सीक्वेंस थे, इंट्रॉन, एक्सॉन। तो यहाँ पर प्रोटीन जो फॉर्म हुआ आपकी बॉडी में वो किस पर मैटर किया, वो आपका एमआरएनए पर। यानी एमआरएनए डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपकी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनेगा, क्योंकि एमआरएनए के अंदर आपकी स्प्लाइसिंग हुई है।
तो यहाँ पर इंट्रॉन्स का होना एंटीक्विटी यानी कि आपके पूर्वजों की निशानी है कि डीएनए आपका एज इट इज़ जो है आप में इनहेरिट हुआ है, तभी आपकी बॉडी में इंट्रॉन है। लेकिन जो इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग कर दी जाती है वो आपका शो करता है कि आपका जो करेक्टर होता है या जो आपका प्रोटीन एक्सप्रेस होता है वो उस पर डीएनए वहाँ पर मेन रोल प्ले नहीं कर रहा है, आरएनए मेन रोल प्ले कर रहा है। आरएनए डिसाइड कर रहा है कौन सी चीज़ आगे एक्सप्रेस होगी और कौन सी नहीं। तो इस लाइन को अच्छे से समझिएगा, आपका जस्टिफिकेशन में आ सकता है कि आरएनए आपका जो फैक्टर है, क्योंकि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है और वहाँ पर स्प्लाइसिंग की जाती है, तो वो डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन आगे क्या बनेगा। ठीक है, अगर डीएनए डोमिनेटिंग होता तो वो तो कहता जो मैं चाहूँगा वही होगा आगे, यानी कि वो तो पूरे इंट्रॉन को एक्सप्रेस कराता। बट यहाँ पर डोमिनेटिंग राजा की तरह कौन काम कर रहा है, आरएनए। वो जो कहेगा वो उसका ऑर्डर चलेगा। अगर उसने स्प्लाइसिंग करा दी है तो वो चीज़ आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आरएनए आपका डोमिनेटिंग है उस जेनेटिक वर्ल्ड में। देन यहाँ पर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था बच्चा, तो इनकरेक्ट तो आपको यहीं से पता चल गई, थर्ड आपकी इनकरेक्ट है, बाकी आपकी सारी करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल अनीमिया इज ड्यू टू, सिंपल सा है, सिकल सेल अनीमिया क्यों है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल यानी कि क्रोमोसोम का इंक्रीज होना या बढ़ना, जैसे हमने पढ़ा है टर्नर है, डाउन है, देन आपका क्लिनफ्लिंटर है, देन आपका एडवर्ड हमने पढ़ा था, पिटाओ हमने पढ़ा था, हमने क्राइडोचैट पढ़ा है। ठीक है, ये सारे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे। लेकिन आपका यहाँ सिकल सेल अनीमिया जो है वो ऑटोसोमल, क्रोमोसोमल नहीं है, वो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स में। तो यहाँ पर आपका होता क्या है, अब आते हैं, ये पॉइंट तो हट गया ना। यहाँ पर आपका बात करते हैं कि सिकल सेल अनीमिया में है क्या। तो सिकल सेल अनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होता है, और पॉइंट म्यूटेशन में कभी भी कंप्लीट फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, तो फ्रेम शिफ्ट तो नहीं है, ये भी हट गया। अब पॉइंट म्यूटेशन में आपके दो पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला पॉइंट कहता है कि पॉइंट म्यूटेशन है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ सिंगल बेस पेयर एट 6th पोजीशन, कि हमने यहाँ पर, ये आपकी चेन थी, हमने 6th पोजीशन पर इंसर्शन कर दिया, एक ऐड कर दिया। बच्चे यहाँ पर कोई भी आपकी चेन है, अगर आप इंसर्शन कर रहे हो या डिलीशन कर रहे हो तो उससे तो पूरा आगे फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा ना, तो फिर वो पॉइंट म्यूटेशन कहाँ रही। पॉइंट म्यूटेशन तो तब होता है जब आपने सब्सटीट्यूशन किया हो। तो पॉइंट म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन ऑफ सिंगल बेस पेयर पोजीशन एट, पॉइंट म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन ऑफ सिंगल बेस पेयर। ओके, यहाँ पर आपका डिलीशन की वजह से भी फ्रेम शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपका मेन जो आना चाहिए था वो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए था। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, बट यहाँ सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए था, सिंगल बेस पेयर एट 6th पोजीशन अमाइनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये दोनों ही ऑप्शन अभी फिलहाल तो सेम हो गए, तो दोनों में से जो भी आपने करेक्ट किया हो, अदरवाइज यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन का रिजल्ट है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how many possible amino acids should be formed in an organism having codon of 5 nitrogenous bases। अगर यहाँ पर 5 नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर कोडोन बना होता तो पांचों पोजीशन पर आपके चारों न्यूक्लियोटाइड आने की क्या होती संभावना। तो चारों न्यूक्लियोटाइड के आने की प्रोबेबिलिटी को आप इंटू कर दो, तो यहाँ पर 1024 आपका राइट ऑप्शन आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, 1024। इतने आपके यहाँ पर बन सकते हैं अगर आपका कोडोन 5 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना होता। देन आपका सिंपल सा एनसीईआरटी की लाइन है कि आपका यहाँ बताया राइबोसोम जो है वो कैटालिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि राइबोजाइम की तरह। ठीक है, राइबोजाइम की तरह। तो यहाँ पर उसकी कौन सी यूनिट राइबोजाइम की तरह एक्ट करती है बच्चा, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन है आपका, यहाँ पर 23S RNA जो है वो आपकी राइबोसोम की तरह, राइबोसोम की जो 23S RNA है वो आपकी राइबोजाइम की तरह, यानी कि एक कैटालिस्ट की तरह, एंजाइम की तरह वर्क करती हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है इसमें भी। तो फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन P और A साइड दोनों फिल्ड होनी चाहिए, राइट है।
जब आपकी लार्ज सब यूनिट की दोनों साइड पी साइड और ए साइड फिल्ड होंगी तभी तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिल्ड यानी कि टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए यहाँ पर होना चाहिए। सेकेंड है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। तो हमने पढ़ा था अमाइनो एसाइलेशन टीआरएनए का क्या है कि टीआरएनए पर आपका अमाइनो एसिड को जोड़ा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा, असाइल सिंथेटेज, असाइल सिंथेटेज, और यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो एक्सपेंड होता है। इसीलिए पहले आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं यानी कि आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उन सब की चार्जिंग होती है। सबसे पहले चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड होती है कि उन पे आपका एटीपी जो है वो उन पे आपका जो फॉस्फेट है वो बाइंड कराया जाता है बाय द एंजाइम फॉस्फोराइलेज, और फिर उसी फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी रिलीज की जाती है। तो दोनों पॉइंट करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज यूटीआर हैव रेगुलेटरी सीक्वेंस फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड आल्सो डिफाइंस अ जीन। तो बिल्कुल यूटीआर जो है रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं इन पर, इसकी वजह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस एफिशिएंट होता है। ये डिपेंड करता है कि यूटीआर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। देन ऑल्सो डिफाइन अ जीन, अभी हमने बात की लास्ट क्वेश्चन में कि आपका ये भी जीन का ही पार्ट होते हैं जो एक्चुअल में आपका रेगुलेटरी फंक्शन करते बट है जीन ही। देन आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड अराइव्ड एट पी साइट ऑफ लार्ज सब यूनिट इज ऑलवेज मीथियोनाइन। बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत, ये इनकरेक्ट है क्योंकि पहला हमेशा फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन आएगा, तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट में गड़बड़ थी। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपका गलत है। पहला अराइव जो है वो मीथियोनाइन नहीं बल्कि आपका मीथियोनिन नहीं बल्कि फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कॉमन सीक्वेंस जो है टीआरएनए पर एट 3 प्राइम एंड। तो ये आपको डायग्राम जब बनवाया था मैंने आपको बताया था क्लोवर लीफ शेप है, एल शेप होता है 3 डायमेंशन में, ये 3 प्राइम OH होता है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक रीजन होता है CCA का। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है CCA जो है वो स्पेसिफिक कॉमन सीक्वेंस होता है टीआरएनए के अंदर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है CCA, सिंपल फैक्ट है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसे इसलिए होता है। देन आपका नेक्स्ट है द रोल ऑफ ए साइट ऑन राइबोसोम इज फॉर। जो राइबोसोम की ए साइट होती है वहाँ पर क्या होता है, फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड की, वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो रिमूव होते हैं टीआरएनए से। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि अमाइनो एसिड टीआरएनए से रिमूव हो गए, ठीक है। कॉजिंग द असेंबली ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, इन्होंने कहा ए साइट जो है वो आपका असेंबली कॉज करते हैं यानी कि स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को मिलाने का काम करेगी। फिर यहाँ है बाइंडिंग होती है mRNA कोडोन की टू द टीआरएनए एंटी कोडोन, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो ए साइट आया, ए साइट पर आपके क्या है टीआरएनए ही तो अराइव्ड होगा, टीआरएनए अराइव्ड होगा तो यहाँ पर एंटी कोडोन जो है वो mRNA के कोडोन के साथ बाइंड करेगा। तो यहाँ पर आपका जो टीआरएनए है ए साइट है उस पर आपका क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है टीआरएनए एंटी कोडोन की। आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, अगर ये होती पी साइट, पी साइट का नाम ही पेप्टाइडल से है, तो पी साइट पर आपका क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ अ राइबोसोम इंक्लूड। राइबोसोम की स्ट्रक्चर किससे बनी हुई होती है, तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। राइबोसोम में एक तो RNA होगा, इसके अलावा प्रोटीन्स होता है, ठीक है। और राइबोसोम में कोई एंजाइम नहीं है, वो खुद ही एंजाइम्स की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइबोसोम का RNA है वही आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आपके ऑप्शन होंगे, ठीक है। एंजाइम क्यों नहीं होगा, क्योंकि RNA खुद इटसेल्फ इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा फैक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ। सिग्मा फैक्टर आपका किसका कंपोनेंट है, तो बच्चा सिग्मा फैक्टर आपने कहाँ पढ़ा है, इनिशिएशन स्टेप में। इनिशिएशन कहाँ पर, आपका ट्रांसक्रिप्शन में। तो सिग्मा फैक्टर किसका कंपोनेंट है बच्चा, RNA का कंपोनेंट है, RNA को रिक्रूट कराता है। तो इन सब एंजाइम्स में आपका सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं है, RNA को रिक्रूट कराने में आपका सिग्मा फैक्टर का रोल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन अकर्स बाय डायरेक्शनली।
कि आपका रेप्लिकेशन की तरह ट्रांसक्रिप्शन भी 2 डायरेक्शन में होता है, तो बिल्कुल गलत। ट्रांसक्रिप्शन में तो हमने कहा है एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है और एक ही कर रहा है, तो वो 5-3 एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन दिए थे, आई डोंट नो आपको क्यों समझ नहीं आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। रेप्लिकेशन आपका दोनों स्ट्रैंड पर हो रहा है इसलिए बाई डायरेक्शनल है, बट ट्रांसक्रिप्शन आपका एक ही स्ट्रैंड पर हो रहा है तो वो आपका यूनिडायरेक्शनल होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइम टेकन बाय आरएनए पॉलीमरेज टू लीव द प्रमोटर। बहुत ही सिंपल है, ये मैंने जानबूझ के डाला है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। आपसे यहाँ पर पूछा है आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट हुआ, इन्होंने कहा कि ये प्रमोटर रीजन जो है, इस प्रमोटर रीजन को क्रॉस करने में इसे जो टाइम लगेगा उसे आप किस यूनिट से डिस्क्राइब करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर इसे जनरली क्या बोला जाता है, प्रमोटर क्लियरेंस टाइम, कि जब ये पॉलीमरेज आपका प्रमोटर से आगे निकल जाए तो जितना टाइम इसने प्रमोटर को क्रॉस करने में लगाया वो प्रमोटर क्लियरेंस टाइम होता है, कि प्रमोटर को कितनी देर में क्लियर यानी कि प्रमोटर से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कोड्स फॉर विच ऑफ द अमाइनो एसिड रिस्पेक्टिवली AUG। देखो AUG आपका पता है आपको किसके लिए है, मीथियोनिन के लिए है, तो ये वाले ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब आता है GUG आपका जो है वो आपका कोड करता है वेलाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो GUG है वो किसके लिए कोड कर रहा है, वेलाइन के लिए। तो आपके यहाँ पर 4 है वेलाइन के लिए कोड और चारों ही आपके G से शुरू हो रहे हैं, GUU GUC। मतलब आप ये याद रखिए GU तो कॉमन है, GU के बाद जो भी लगाए चारों न्यूक्लियोटाइड लगा दीजिए, GUA देन GUC देन GUG एंड GUU, ये सारे आपके वेलाइन के लिए। तो GU से स्टार्ट होने वाले सारे वेलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मीथियोनिन एंड वेलाइन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 2 तो आप कैंसिल कर ही सकते थे। ठीक है, फिर 2 ही बचते। अब वेलाइन आपको हमेशा ध्यान रहेगा, वेलाइन में सारे आपके GU से है, GU से आगे आपको 4 न्यूक्लियोटाइड लगा देना है और चारों ही आपके वेलाइन के लिए कोड कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नॉनसेंस हम कहते हैं स्टॉप कोडोन के लिए, तो 3 ही हैं आपके, UAA UAG और UGA। तो यहाँ पर UAA जो है वो आपका क्या है, स्टॉप कोडोन या फिर हम नॉनसेंस कोडोन भी कह सकते हैं, एज इट इज नॉट कोडिंग फॉर एनी अमाइनो एसिड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच प्रोसेस मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस कैन चेंज इनटू अ परमानेंट म्यूटेशन। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस। आपसे यहाँ पर पूछा अगर गलती से कोई मिस इनकॉर्पोरेट हो जाए बेस, यानी गलत बेस जुड़ गया, तो वो आपका परमानेंट म्यूटेशन में कन्वर्ट हो सकता है किस कंडीशन में। तो बच्चा देखो, आपका परमानेंट म्यूटेशन यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आपकी वो जाए, वही तो परमानेंट म्यूटेशन होगी ना। तो यहाँ पर अगर रेप्लिकेशन होते टाइम कुछ आपका मिस इनकॉर्पोरेट हो गया है तो वो इनहेरिट हो जाएगा आगे, और इनहेरिट हो गया तो फिर वो परमानेंट म्यूटेशन है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपका मूव ऑन हो रही है। तो यहाँ पर आपका रेप्लिकेशन के टाइम पर अगर कोई भी आपका म्यूटेशन आती है तो वो आपकी परमानेंट है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में तो आपका यहाँ पर करेक्शन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। आपका यहाँ पर प्रूफ रीडिंग तो रेप्लिकेशन के टाइम पर भी हो रही, लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग ना हुई और गलती से यहाँ कोई इनकॉर्पोरेट हो गया तो रेप्लिकेशन की वजह से वो अगली जनरेशन में चला जाएगा, यानी कि वो परमानेंट हो गया है फिर। ठीक है, ट्रांसपोजिशन आपके वो जीन जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं क्रोमोसोम्स पर। तो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन को और हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स कह सकते हैं उन जीन्स को। ट्रांसपोजिशन तो मैकेनिज्म है, उन जीन्स को ट्रांसपोजोन्स कह सकते हैं या फिर उन्हें हम जंपिंग जीन कहते हैं। ये टर्म मैं आपको करा चुकी हूँ। जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन्स आपके वो जीन हैं जो क्रोमोसोम में अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। नाउ आरएनए सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, तो बच्चा टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए सभी आपके जो हैं न्यूक्लियस में बनते हैं। राइबोसोमल आपका जो है वो
भी न्यूक्लियस में ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। आरएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर आपका फॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the amount of guanine in a DNA if the amount of adenine and thymine in the DNA is 45%? ओके, अब इस क्वेश्चन को देख, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपका एडेनिन एंड थायमिन 45 दे रखा है, ए प्लस टी आपको दे रखा है 45% डीएनए में, और इन्होंने पूछा है सी ग्वानिन कितना होगा। तो पहले तो यहाँ पर आते हैं, ए प्लस टी दे रखा है, तो अगर हम 100% में से 45 हटा दे तो यहाँ पर आपका 55% क्या बना, 55% बना सी और जी, और जितना सी है उतना ही जी है। तो यहाँ पर अब 55% का अगर आप हाफ कर दे तो आंसर क्या आएगा, 27.5। तो 27.5 इज द राइट आंसर कि यहाँ पर ग्वानिन कितना होगा, 27.5। आप चेक भी कर सकते हैं, प्यूरिन टू पायरामिडिन आपका कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ए प्लस जी जो है वो सी प्यूरिन है, और सी प्लस टी ये दोनों का सम आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी तो हमें पता है 27.5 है, ठीक है, और इतना ही यहाँ पर है 27.5 है। और एडेनिन आपका कितना था, 45 था ना, थायमिन भी 45 था, तो 45 का अगर आप हाफ करेंगे तो 22 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर भी 22 पॉइंट समथिंग आएगा, और थायमिन भी 22 पॉइंट समथिंग। तो प्यूरिन टू पायरामिडिन रेशो आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि आपका आंसर ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, नॉनसेंस कोडोन पार्टिसिपेट इन, नॉनसेंस कोडोन आपका कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो नॉनसेंस यानी कि जो अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, वो टीआरएनए को रिलीज कराएंगे फ्रॉम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पहली बात तो आपका टीआरएनए जाएगा ही नहीं, जब आपका नॉनसेंस कोडोन ही आ गया है तो उसके लिए आपका कोई भी टीआरएनए होता ही नहीं है, चार्ज टीआरएनए नहीं होता, तो ये नहीं जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अनस्पेसिफाइड अमाइनो एसिड, कि ये आपका एक अमाइनो एसिड बनाएंगे जो कि अनस्पेसिफाइड है, हमें नहीं पता कौन सा है, तो ऐसा बिल्कुल गलत। हम कहते हैं कि नॉनसेंस कोडोन के लिए आपका कोई टीआरएनए नहीं है, कोई आएगा ही नहीं। फिर है टर्मिनेट चेन एज हैव नो टीआरएनए, कि यहाँ पर आपका नॉनसेंस कोडोन जो है वो चेन टर्मिनेशन करा देगा क्योंकि यहाँ पर कोई टीआरएनए नहीं है। सो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल थे। आई होप आपको यहाँ पर सारे समझ आ गए हों। इन केस यू हैव डाउट तो हम लाइव क्लास में से दोबारा रिकॉल कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।